अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई। डियर एमडी कैड एस्पायरेंट्स था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। जो टेस्ट हुआ इस सिंध में 22 सितंबर को एमडी कैड का, वो पेपर मेरे हाथ में है। एसकेएन एक प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों को एमडी कैड वगैरह और बाकी चीज़ों में हेल्प करता है। उन्होंने बड़ी मेहनत से इसको कंपाइल किया है क्योंकि पेपर डाव वालों ने तो बच्चों को दिया नहीं है, तो ये पेपर उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर जो है कंपाइल किया है। तो इसलिए अगर इसमें कोई कमी पेशी हो तो उसको जो है वो इग्नोर किया जाए। अब जब मैं ये पेपर देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि जिन लोगों ने इस पेपर में बायोलॉजी के 68 में से 68 सवाल सही किए ना, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनको जाके सल्यूट करूं, उनका माथा चूम लूं, उनको अपने गले लगाऊं और अपनी जगह उनको खड़ा कर दूं। क्योंकि इसमें कुछ सवाल ऐसे थे कि जो ना सिलेबस में कहीं है ना किताब में, पता नहीं कहीं हो तो हो। तो इसमें काइंडली अगर कुछ सवाल मैं इंडिकेट करूँगा, अगर वो कहीं हो किताब वगैरह में तो मुझे ज़रूर बताएं कि वो किताब में कहाँ लिखे हैं। तो अब जल्दी से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन अ सेट ऑफ न्यूरो सिक्योरिटी सेल्स आर फाउंड दैट एक्सर्ट कंट्रोल ओवर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय सिक्रेटिंग, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन के थ्रू जो है वो कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस बी पे लिखा हुआ है, तो बी इसका आंसर होगा। अब देखिए, फ्रॉस्ट बाइट ना थर्मो रेगुलेशन का ये टॉपिक में से है। थर्मो रेगुलेशन तो सिलेबस में ही नहीं है, तो द फ्रॉस्ट बाइट मुझे नहीं याद कि मैंने किताब में कहीं फ्रॉस्ट बाइट पढ़ा हो। हालांकि नई किताबें आ गई है, मैंने पूरी पढ़ ली है। तो फ्रॉस्ट बाइट आर ड्यू टू, अब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है फ्रॉस्ट बाइट होती हैं बहुत एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में, जहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से किसी हमारे बॉडी के पार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है मुतासर हो जाती है, और वो ऐसा जो है वो गैंग्रीनियस हो जाता है, यानी वो ख़राब हो जाता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन का आंसर होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, स्टिमुलाई सच एज प्रेशर, टच, स्ट्रेच, मोशन स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स। तो हमें पता है प्रेशर, टच, स्ट्रेच ये सारे मैकेनो रिसेप्टर से डिटेक्ट होते हैं, तो बी मैकेनो रिसेप्टर्स का आंसर होगा। 4, द सिचुएशन व्हेन टू अल्टरनेटिव फॉर्म इज सेड टू हैव। अब देखें, चूंकि ये स्टूडेंट से रिकॉल करवा के इन्होंने इसको लिखा है, तो मुझे लग रहा है ये को डोमिनेंस की बात हो रही है। नहीं पूछा ये क्या होगा कि कौन से दो कैरेक्टर, कौन सी कंडीशन में दो कैरेक्टर एक साथ डोमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो वहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 5, बैक्टीरियम विद अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट एट ईच ऑफ टू पोल्स इज कॉल्ड। तो आपको बताया दोनों तरफ होगा तो एम्फीट्राइकस, इसका जो एम्फी का मतलब भी डुअल होता है ना, तो एम्फीट्राइकस ए इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये देखने वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये हमारे अब बुक में तो शामिल है, बट ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं। और टॉपिक क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनेल्स इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। याद कर लीजिए, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में सबसे भारी ऑर्गेनेल सबसे पहले अलग होंगी और सबसे हल्की सबसे बाद में होंगी। तो जब इसमें हम देखते हैं ना, तो न्यूक्लियस सेल में सबसे बड़ा और सबसे भारी सेल ऑर्गेनेल होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया फिर राइबोसोम। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर ऑप्शन सी है ना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ऑलराइट, अ पेप्टाइड हार्मोन रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल इनहिबिटिंग सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। अब देखें, एफएसएच की सिक्रीशन को इनहिबिट करवाना ये इनहिबिन का काम है, बट इनहिबिन तो हमारी किताब में लिखा हुआ ही नहीं है, तो आंसर इसका डी होगा, वो सही है। बट चूंकि इनहिबिन तो हमारी किताब में लिखा ही नहीं है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी एक बड़ा मसले वाली बात है। चले आगे चलते हैं। ओके, नेम द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच स्टेबलाइजेज द सेपरेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब क्रोमोसोम एंड डीएनए वाला चैप्टर तो भाई सिलेबस में शामिल ही नहीं है, इन्होंने ये डीएनए वाला सवाल दे दिया है। बहरहाल, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है ना, वो पूरे मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करके रखती हैं, हमारी किताब में लिखा हुआ भी है। अभी जिसने भी ना रेप्लिकेशन और डीएनए वाला टॉपिक पढ़ा होगा ना सेकेंड ईयर की बुक में, तो वो इसको बड़ी आराम समझ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं, वो जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं तो दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से मिलने से रोकती हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता है कि इसमें से ऑक्सीजन जो है वो उसका प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट नहीं है। बाकी चारों जो है वो उसके रिएक्टेंट हैं, इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ए ऑक्सीजन जो है वो इसका आंसर होना चाहिए। और राइट, उसके बाद प्रोटीन विच कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। अब देखें ना, ये वायरॉइड और प्रियॉन्स का टॉपिक ना हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, बट ये इन्होंने प्रियॉन्स की जो है वो दे दी है। अब याद रहे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोटीन जो है एनिमल्स में है और ह्यूमन में डिजीज़ का कॉज करती हैं, जैसे मेड काउ डिजीज वगैरह है, वो प्रियॉन है, तो ए इसका आंसर होगा। और राइट,
विच साइज ऑफ स्पंज कैन फिल्टर एन एंटायर रेजिडेंशियल पूल इन वन डे। अब ये जो सवाल है ना, मतलब गॉड नोज ये क्या सवाल है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या सवाल है, इसलिए मैं इसका जवाब स्किप करता हूँ। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि क्या क्वेश्चन है, तो मैं इसके जवाब को स्किप कर देता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर वो बच्चे जिन्होंने बायो के 68 में 68 सही किए हैं उनको ज़रूर पता होगा कि इसका जवाब क्या है, तो वो कमेंट में जाएँ, कमेंट में जाके इसका जवाब दें। और क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉशलैंड प्रपोज अ मॉडल ऑफ एंजाइम विद द नेम ऑफ इंड्यूस्ड मॉडल इन द ईयर। अब देखो कॉशलैंड ने ये मॉडल दिया था 1959 में। अब ऑप्शन में ना 1959 है ही नहीं, तो ये जो 1949 है ना, ये गालिबा 1959। तो 1949 क्या क्या कह सकता हूँ, ऑप्शन ही गलत है। देखो ना, ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है। नज़दीक से पे जाऊँ तो 1957, बट वो करेक्ट ईयर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 1949 जो है ना, ये शायद 1959 करना चाह रहे थे। अगर ये 1959 होता तो ठीक होता। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन ही गलत है। राइट, आगे चलते हैं जी। 13, वाई डू राइबोसोम रिक्वायर मैग्नीशियम आयन। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये 1959 ही हो, और जब वो रिकॉल करके लिखवा रहे हो बच्चे, तो उस वक्त वो उनको सही तरह रिकॉल ना हो। खैर बार, वाई डू राइबोसोम रिक्वायर मैग्नीशियम आयन, ये अगर आपने सेल में राइबोसोम पढ़े हो, और देखो राइबोसोम हमारे सिलेबस में ही नहीं है, मजे की बात ये। खैर बहरहाल हमने तो राइबोसोम पढ़े थे, जो अगर आप सेल वाला वन शॉट मेरा देखेंगे तो मैंने राइबोसोम उसमें करवाया है। तो ये जो राइबोसोम होते हैं ना बेटा, ये इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि ये राइबोसोमल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को आपस में जोड़ के रखते हैं। तो सी इसका आंसर होगा। ओके, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन एट विच पोजीशन, यानी हीमोग्लोबिन का सवाल है। तो हमें पता है कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है सिकल सेल एनीमिया में, वो वैलिन को रिप्लेस कर लेता है 6 पोजीशन के ऊपर। तो 14 का जो आंसर होगा ना वो बी होगा, बीटा चेंज होती है उसमें होता है। 15, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट इज आइडेंटिफाइड एज। अगर आपने सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला मेरा वन शॉट देखा हो, तो हमने गाउटी आर्थराइटिस की बात इसमें की थी। तो यहाँ पे गाउटी आर्थराइटिस तो नहीं लिखा हुआ, बट गाउट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो गाउट इसका आंसर होगा। ऑलराइट, विच वायरस किल कैंसर सेल एंड एड्स इम्यूनिटी। अब जहन में रखना है कि ये एड्स, वो एड्स वाला एड नहीं है। इस एड्स का मतलब होता है इजाफा करना, बढ़ाना, सपोर्ट करना। तो अब देखो यहाँ पर ये एक अजीबोगरीब सवाल है, बट जब मैं इसको देखता हूँ ना, तो सैक्रोमाइसिस आपको पता है ईस्ट होती है जो बेकिंग वगैरह में इस्तेमाल होती है, तो ईस्ट है तो वायरस नहीं हो सकता। लैक्टोबैसिलस तो होता है, बैक्टीरिया है, बैसिलस है, पेनिसिलियम मशहूर है कि एक फंगस है, पेनिसिलियम नोटेडम, लिम्फोबैक्टीरियम फिर बैक्टीरियम है। तो ये 4 ऑप्शन मैंने रूल आउट कर लिए, तो ऑनकोलाइटिक ही होगा, हो गया। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर, बट जब मैं इसको एजुकेटेडली इसको गैस कर रहा हूँ, तो मैं ऑनकोलाइटिक पे जा रहा हूँ। ठीक हो गया। राइट, द पिगमेंट इन द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, वो तो मायोग्लोबिन है, तो आसान सवाल है, तो मायोग्लोबिन इसका आंसर होता है। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, अगर आपने बैक्टीरिया वाला लेक्चर मेरा देखा हो, तो वहाँ पे मैंने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर बना के आपको समझाया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर जो होती है ना, वो थिन होती है। तो डी, थिन, डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, द ह्यूमन एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है हमारे एंजाइम का ऑप्टिमल टेम्परेचर है, तो 37 पे सही काम करेगा। और क्वेश्चन नंबर 20, द लोकोमोशन सेगमेंटेड वॉर्म इज ब्रॉट अबाउट बाय। देखो ये सेगमेंटेड वॉर्म एनिलीड की बात हो रही है। एनिलीड में लोकोमोशन होती है पैरापोडिया के जरिए, जिनको हम जो है पैरापोडिया, अब देखो इसमें पेट्रिकस फ्लैजिला, सेगमेंटेड पता नहीं क्या, सूडोपोडिया और ट्रू पॉड्स। अब वही बात है कि जब रिकॉल करके लिखा गया ना, उसमें की हरी गड़बड़ हुई है, तो इसलिए मैं इसका ऑप्शन छोड़ देता हूँ। अब मैं अगर इसको पैरापोडिया मान लूँ ए को, तो फिर मैं ए को सही मान लेता हूँ, अदरवाइज में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेड अबाउट 6 to 10 मोनोसेकेराइड विच आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट। वो तो लगभग 6 to 10 है, या 2 to 10 है तो वो ऑलिगोसेकेराइड होते हैं, तो ए इसका आंसर होगा। ठीक है, दिस टेक्निक इज यूज्ड इन डिटरमिनिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ डीएनए। अब याद कर लो बेटा कि माइन्यूट क्वांटिटीज हमें पता लग रहा है
कि इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ओके, उसके ज़रिए हम इसको जो है बड़े मज़े से पता चला सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी ये काम किया जा सकता है। अगर क्रोमेटोग्राफी होता तो क्रोमेटोग्राफी फोटोसिंथेसिस के लिए तो ठीक है। बाल चलें, मैंने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पे चला जाता हूँ, उसको सही मान लेता हूँ। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब वायरल पार्टिकल दैट इन्फेक्ट प्लांट। सब वायरल से मुराद जो वायरस से भी छोटा हो। आप बताया कि वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वायरॉइड इसका आंसर होगा। In hydrodrop during digestion, macromolecule are broken down into monomer by the hydrolysis with the help of, अब आपको पता है पूरा एक ग्रुप होता है एंजाइम का विच आर नोन एज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसका आंसर होगा। Question number 25. Animals that have a ladder type nervous system consisting of two nerve cord connected nerve that look like a ladder। देखो ये जो सवाल है ना, ये हमारी किताब में अब मौजूद ही नहीं है। नर्वस सिस्टम की जब देखें ना, तो पुरानी किताब में नर्वस सिस्टम की टाइप लिखे हुए थे, उसमें एक डायग्राम बना हुआ था प्लेनेरिया का जो फ्लैट फॉर्म है। ये बेसिकली उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है। तो मैं इसमें प्लेडी एलिमेंट सही कर दूंगा क्योंकि मैंने पुरानी किताब पढ़ी हुई है। बल्कि जिन बच्चों ने पुरानी किताब नहीं पढ़ी वो कहाँ जाएं, वो क्या करें, नई किताब में तो यही नहीं। तो ये भी बड़े मसाइल हैं। अच्छा, इसमें ये किंगडम एनिमेलिया का क्वेश्चन भी कंसिडर किया जा सकता है कि फाइलम प्लेटी एलिमेंट्स के जो फीचर हैं उनमें से ये सवाल है कि बाहर दोनों चीज़ें पॉसिबल है। द टर्म एंजाइम वॉज कॉइंड बाय, आपको बताया फ्रेडरिक विल्हेम क्यूने, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एंजाइम्स को एंजाइम कहा। Alright, 27. Which lipophilic hormone is found in every tissue of the body and is involved in dealing with the inflammation? तो जब इन्फ्लेमेशन की बात आ गई और लाइपोफिलिक हार्मोन की बात आ गई तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की बात हो रही है, क्योंकि बाकी जो है वो हार्मोन इन्फ्लेमेशन को डील नहीं करते, बाकी काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को डील नहीं करते। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 28। हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन इज पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर हो चाहिए 1 के, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। Alright, 29. F.C. Stewart used this plant for his experiment that tissue culture। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस में ही नहीं है। अब F.C. स्टीवर्ट ने कैरेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है उनको पता होगा इस बात का, बट जब सिलेबस में नहीं है तो बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, रिव्यू नहीं किया होगा, ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है स्टोन प्रोटीन आर रिच इन। तो याद कर लो, जो स्टोन प्रोटीन होती है ना बेटा, वो बेसिक अमाइनो एसिड में से रिच होती हैं और ये बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है। और ये बात आप ध्यान में रखना कि ये प्रॉपर्टी हर उसमें नहीं मिलती आपको। अब बेसिक होने की वजह से इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हालांकि प्रोटीन आमतौर पे, और बेसिक होने की वजह से इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हालांकि प्रोटीन आमतौर पर नेगेटिवली चार्ज होती हैं। तो अब इन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। डीएनए आरएनए में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, जिसकी वजह से सुपर कॉइलिंग पॉसिबल होती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 31। The site of maturation and storage sperm is वो epididymis है। A disease resulting in complete lack of spermatozoa in ejaculate, complete lack, एज़ोस्पर्मिया इसका आंसर होगा, और ये इनफर्टिलिटी करवाता है। अच्छा जनाब, उसके बाद the type of bacteria which oxidize carbon monoxide into carbon dioxide is। अब ईमानदारी की बात है, अगर किताब में कहीं लिखा है तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, इसलिए मैं इसको तुक्का भी नहीं लगाऊंगा। तो मैं तो उस पर तुक्का भी नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, वो हमारे शहजादे और शहजादियाँ जिन्होंने 68 क्वेश्चन सही किए हैं, वो अगर इसका जवाब मुझे बता सकें तो मैं बड़ा ममनून मशकूर होऊंगा, नहीं तो फिर मुझे चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा कि इसका जवाब क्या है। ऑलराइट, व्हाट स्ट्रक्चर होल्ड सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर। अब देखिए ना, ये चले मैं अगर इसको सेल में मान लूँ कि ये न्यूक्लियस वाले टॉपिक का सवाल है, तो आंसर तो सेंटर में रेस का डी आंसर है, ठीक है, बट फिर भी देखें ना, अब ये क्रोमोसोम में डीएनए वाला चैप्टर ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। बहरहाल आगे चलते हैं। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर असेंट ऑफ सैप इज। अब हमें पता है कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है, जिसको ट्रांसलेशन पुल थ्योरी बोलते हैं, वो है, तो इसका ई आंसर जो है मुझे सही लग रहा है, ई इसका सही आंसर होगा। ऑलराइट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट आर प्लांट विद एरिनकाइमा मोस्ट लाइक फॉर्म। मुझे नहीं पता ये एरिनकाइमा क्या चीज़ है, क्योंकि प्लांट में जो 3 सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं वो पैरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। वो भी ओल्ड बुक में थे, नई बुक में नहीं थे। तो इस सवाल को भी मैं स्किप करता हूँ क्योंकि मुझे तो आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। अब अगर ये सपोर्ट टिश्यू है तो देखो, जहाँ पानी होगा ना वहाँ पर प्लांट ना बड़े हो सकते हैं, क्योंकि पानी प्लांट के बगैर, जो प्लांट पानी के बगैर बड़े नहीं हो सकते।
तो तुक्का, चलो मैं भी तुक्का लगाता हूँ, मैं हाइड्रोफाइड को सही कर देता हूँ, मैं तुक्का लगा रहा हूँ, गलत भी हो सकता है। वो हमारे शहजादे और शहजादी हैं जिन्होंने सारे सारे सवाल सही किए हैं, वो इसके जवाब मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका जवाब क्या है। Alright, each helix of DNA is made up of 4 type of nucleotide and both helices are complementary to each other. बिल्कुल ठीक है। That is, if one helix contain adenine, the opposite helix will contain, आपको पता है adenine thiamine से बॉन्ड करती है, तो अगर एक हेलिक्स में एडेनिन होगी तो दूसरी में थायमिन होगी, तो डी थायमिन इसका आंसर होगा। 38 बैक्टीरियोफेज escape from host by the activity of, याद कर लो बैक्टीरियोफेज वायरसेस जो होते हैं ना उनके पास एक एंजाइम होता है जो लाइजोसोम एंजाइम होता है, और उसकी मदद से वो जो है होस्ट सेल के को पेनिट्रेट करके उससे जो ना बाहर निकल जाता है। तो लाइजोसोम इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, लाइजोसोम किया गया, सॉरी लाइजोजाइम, ये जो बी इसका जो ऑप्शन है ये सही होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद सवाल है हमारे पास, विच सॉफ्ट बॉडीड एनिमल इज यूजुअली एमबी सेक्यूर। अब देखिए एमबी सेक्यूर से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इससे मुराद है इसमें दोनों सेक्सेस हो, मेल और फीमेल दोनों। अब अगर मैं देखूँ ना तो इसमें टेप फॉर्म और फॉर्म दोनों जो है ना वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, उनमें एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस होती हैं। जेलीफिश को लेके भी मैं डाउट में हूँ, बट टेप फॉर्म और अर्थवॉर्म तो मुझे कंफर्म है। अब जिन लोगों ने अब क्या मैं कह सकता हूँ, बाल टेप फॉर्म पे मैं जाता हूँ क्योंकि आमतौर पर जब दो ऑप्शन आपको सही लग रहे हो तो पहले ऑप्शन को क्लिक करना चाहिए, तो मैं उसमें टेप फॉर्म को क्लिक कर लेता हूँ। आप देख लीजिएगा आपको जो सही लग रहा हो। वो बच्चे जिन्होंने सारे सवाल सही किए हैं कमेंट में जाके बताएं इसका सही जवाब क्या है और एक्सप्लेन भी करें क्यों है। ओके, द नंबर ऑफ टीथ इन डेसिडीज एंड परमानेंट टीथ, जो डेसिडीज टीथ 20 होते हैं, परमानेंट 32 होते हैं। देख लें 20 और 32 कहाँ लिखे हुए, तो ई जो ऑप्शन है 20 और 32 ये इसका आंसर होगा। ओके, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट अ रप्चर्ड फॉलिकल इनटू येलो ग्लैंडुलर मास नॉन एज कॉर्पस ल्यूटियम। यानी जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो क्या चीज़ होती है जो रिमेनिंग फॉलिकुलर सेल्स को कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। याद कर लीजिए ओव्यूलेशन करवाना और कॉर्पस ल्यूटियम बनवाना दोनों एलएच के काम है, तो ये जो डी इसमें लिखा हुआ है ना एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इसका आंसर होगा। अच्छा जी, फेज जीनोम इनकॉर्पोरेटेड विद होस्ट डीएनए स्क्वाड, जब वायरस होस्ट डीएनए के साथ अपने जीनोम को मिला लेता है ना तो उसको प्रोफेज बोलते हैं, तो सी इसका आंसर होगा, और ये तो हमारी किताब में भी लिखा हूँ। Alright, plant oxidize sugar in chloroplast during daytime without production of energy. This process is known as, यानी प्लांट जो होते हैं वो दिन के वक्त एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते बट शुगर को ऑक्सीडाइज वो इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो ये जो प्रोसेस होता है बेटे इसको आप डीकार्बोक्सिलेशन कहते हो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हो, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहते हो, साइक्लिक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हो, इलेक्ट्रिक रिफॉर्मेटेशन कहते हो। बेटा ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो शुगर ऑक्सीडाइज हो जाएगी क्लोरोप्लास्ट में और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो ये जो होगा ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। ऑलराइट, 44 सफिशिएंट डीपोलराइजेशन न्यूरोलिमर रिजल्ट्स इन एक्शन पोटेंशियल। ऑब्वियस है, तो भाई जब भी डीपोलराइजेशन होगी तो उसके नतीजे में एक्शन पोटेंशियल ही होता है ना, डीपोलराइजेशन कॉजेज एक्शन पोटेंशियल, तो ये तो सी आंसर हो जाएगा, तो आसान सवाल है। फ्यूजन ऑफ टू जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट थ्रू एन आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऐसे ही बनाते हैं ना हम, दो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को आपस में मिला देते हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। अच्छा जी, इन द फ्लावरिंग प्लांट फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ, ये तो हमने बात की थी, सुक्रोज की फॉर्म में होता है, रिड्यूसिंग शुगर है, और वो जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल उसको अफेक्ट नहीं करती है। ओके, विच रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रेड स्कीम। हाँ भाई रेड स्कीम आपने पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ते हैं तो आप रेड स्कीम पढ़ते हैं ना, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की जो स्कीम होती है उसको रेड स्कीम बोलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 48 आ गया है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हाउ डज मॉलिक्यूल माइग्रेट थ्रू द जेल। अब देखो ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी सेल वाले चैप्टर में है तो सही, बट ये हमारे सिलेबस में शामिल थोड़ी था। बहरहाल वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो मूवमेंट करवाती है, तो सी इसका आंसर होगा। आपको पता है ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल में डीएलए के सैंपल डालते हैं, एक तरफ नेगेटिव पोल होता है पॉजिटिव पोल होता है, तो इलेक्ट्रिकल करंट उसमें पास करते हैं तो वो उसकी वजह से सारा मामला बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, एग्री, बट सिलेबस में नहीं था ना ये, तो नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन। 49 इन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सिंपल रेशियो ऑफ 2:1,
दैट बाय दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रेटेड कार्बन्स। तो 2:1 ए इसका आंसर होगा। ऑलराइट, विच ऑफ द पिगमेंट्स आर कॉमन इन बोथ ह्यूमन एंड प्लांट। देखो ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पिगमेंट है जो ह्यूमन में भी होता है, इंसानों में भी होता है? तो कैरोटीनॉइड, फ्यूकोजेंटिन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल और रेटिनॉल। तो अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ तो कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो इंसानों में भी होते हैं, आपने कैरोटीनॉइड पढ़े हैं टैपिनॉइड के अंदर, और ये प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। तो मुझे तो ये सही लग रहा है। राइट, two different gene pairs located at different loci all work a same trait and express in additive manner. This phenomena is known as। अब देखो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यानी एक कैरेक्टर की एक से ज़्यादा जीन होती हैं, सब मिल के काम कर रही होती हैं, बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो हमारे सिलेबस का टॉपिक ही नहीं है। तो ये भी इसमें गड़बड़ हो गई। बाहर क्या कर सकते हैं आप, चले। आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट टू डिटरमिन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन इज। ये तो हमें पता है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल फ्रैक्शनेशन बोलते हैं। तो फ्रैक्शनेशन के जो सेल फ्रैक्शनेशन का जो प्रोसेस होता है ना, इसमें आप ये काम करते हो ना, सेलुलर कंपोनेंट को आइसोलेट करते हो, फिर उनके स्ट्रक्चर को, केमिकल कंपोजिशन को देखते हो। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर ए होना चाहिए। ऑलराइट, 53 द टाइप ऑफ कैंसर कॉमन इन यंग मैन बिटवीन एजेस 15 and 34 दैट हैज हाई क्योर रेट विद अर्ली ट्रीटमेंट इज। हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसका? टेस्टिकुलर जो सेमिनोमास होते हैं ना, वो रेडिएशन थेरेपी को रिस्पॉन्ड करते हैं, बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। बट मसला क्या है भाई? मसला ये है कि ये टॉपिक तो किताब में है ही नहीं। अब क्या करें? ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने टेस्टी का टॉपिक जो किताब में पढ़ा है उसमें तो टेस्टिकुलर कैंसर है ही नहीं। अब बताओ ये क्या सवाल दिया है इन्होंने। राइट, द प्रोसेस इनहिबिट मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ एनारोबिक माइक्रोब यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गैस गैंग्रीन। हाँ, ये जो हमने फिजिकल मेथड पढ़े थे बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की, याद है ना? तो उसमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो थी वो हम इस्तेमाल करते थे गैंग्रीनस बैक्टीरिया को काबू करने के लिए। ऑलराइट, द ब्रांचिंग नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट ऑफ कार्डियक मसल इज नोन है, आपको मैंने पढ़ाया था, सिंसाइटियम बोलते हैं उसको, और उससे करंट एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। ऑलराइट, 56 molecules that bind to an enzyme away from the active site and increase the function of that active site are known as। वो मॉलिक्यूल जो एक्टिव साइट से थोड़ा दूर होकर उससे बाउंड हो जाते हैं। और अब देखो, एक्टिव साइट से दूर हो रहे हैं ना, तो एक्टिव साइट से दूर कौन सी साइड होती है? एलोस्टेरिक साइड होती है। और ये क्या कर रहे हैं? उसके एक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो हम इस स्टेटमेंट से इस बात को समझ सकते हैं कि ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की बात हो रही है। खैर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज 4। तो बी इसका आंसर होगा कि 4 जो मॉलिक्यूल होंगे वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो बी इसका आंसर होना चाहिए। ऑलराइट, द टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल इज। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाला एनिमल कौन सा है। नीली रावी है, बदवारी है, गोदावरी है, ब्लू रावी है, या जाफराबादी है। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। जिन लोगों ने सारे क्वेश्चन सही किए हैं वो उसके जवाब दें। अगेन मैं वही टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ, जब कुछ पता नहीं है तो मैं क्वेश्चन में ए को सही कर देता हूँ। राइट, क्वेश्चन 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। आप बताइए, सारे कोलेस्ट्रॉल से ओरिजिनेट करते हैं, तो बी कोलेस्ट्रॉल आंसर होगा। 60 a neural cable extending from the brain down through the backbone and enclosed in a vertebral column is। ये तो स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से एक्सटेंड होती है और वर्टिबल कॉलम के अंदर मौजूद होती है। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इनमें से क्या चीज़ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को परफेक्टली डिफाइन करता है? देखो ना, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की इतनी डेफिनेशन उन्होंने कहाँ लिखी है। अब ये तो हम लोगों ने इसको चूंकि पढ़ा हुआ है मेडिकल में, तो मुझे पता है कि ये फ्लैजिलेटेड स्पाइरल शेप बैक्टीरियम होता है। पर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या पेपर है। ओके, वाटर हैज वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, आपको पता है वो कितनी है? इट इज़ 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन है, विच इज रियली वेरी मैसिव, और ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वही सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज कौन से सेल बनाते हैं? तो कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं, आपको याद होगा, हमने पढ़े थे, वो कार्टिलेज बनाने वाले सेल हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट टाउटोमेरिज्म इज करेक्ट। अब आई हैव नो आइडिया कि व्हाट इज ये टाउटोमेरिज्म क्या है, तो इसलिए मैं सवाल को छोड़ देता हूँ कि मुझे इसके बारे में कतन कुछ पता नहीं।
और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज आर कंट्रोल्ड बाय, आपको बताया हमारा जो बिहेवियर है वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है जनाब हमारे डेली लाइफ इमोशंस को, बिहेवियर्स को। अब हाइपोथैलेमस और एमिगडाला में मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। पिट्यूटरी तो कंट्रोल नहीं करता, हमें पता है। थैलेमस रिले सेंटर है, वो भी कंट्रोल नहीं करता। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी का सेंटर है, वो भी कंट्रोल नहीं करता। अब बात रह गई हाइपोथैलेमस और एमिगडाला में। बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज मैं हाइपोथैलेमस के साथ जाऊँगा, क्योंकि बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज जैसे बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन वगैरह है ना, ये हाइपोथैलेमस के पास है, तो मैं हाइपोथैलेमस को सही करूँ। ऑलराइट, इन स्केलेटल मसल विच ट्यूब रन परपेंडिकुलर एंड कनेक्टेड टू सर्कुलर रेडिकुलम, तो टी ट्यूब्यूल, अगर आपने लेक्चर देखा हो मेरा वन शॉट में, तो टी ट्यूब्यूल मैंने बना के पूरा मैकेनिज्म समझाया है। ऑलराइट, द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज द रीजन दैट, एक्टिव साइड जो है एंजाइम की कौन सा रीजन जनरली बाइंड विद द प्रोडक्ट ऑफ कैटालाइटिक रिएक्शन, इट इन्वॉल्व इन कैटालाइटिक रिएक्शंस इनहिबिटेड बाय कोएंजाइम एंड कोफैक्टर्स, बाइंड एलोस्टेरिक रेगुलेटर ऑफ एंजाइम इनहिबिटेड बाय द कोएंजाइम ओनली। अब एक्टिव साइड की बात करेंगे ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो बी है ना कि कैटालाइटिक साइड में इन्वॉल्व होती है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, इट इज अ कंडीशन ऑफ ब्लाइंडनेस वेयर अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश ब्लू कलर, ब्लू कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो याद कर लो, ये मुझे तो ब्लू कलर वाला ट्राइटेनोपिया लग रहा है। मैं हो सकता है मैं उसको मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़माने से मैंने ब्लू कलर ब्लाइंडनेस पढ़ी नहीं है, पर मुझे ट्राइटेनोपिया लग रहा है। तो बस आप देख लीजिए। तो बेटा ये सवाल पूरे हो गए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पेपर को इस चैप्टर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा लिंक में, वहाँ से भी आप देख सकेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।